दार्जिलिंग लोकसभा सीट से इस बार जन आंदोलन पार्टी के प्रमुख डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र 2019 के नाम से जारी किए घोषणा पत्र को जुमला घोषणा पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी साल 2009 एवं 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहाड़ की साथ साथ तराई की जनता को भी मूर्ख बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल गोरखालैंड कमेटी के साथ उनकी बैठक मात्र औपचारिक थी, जिसमें उन्होंने अपने विचारधारा को उनकी कमेटी मेंबर्स के सामने रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर वीर गोरखा वेब टीवी से बात करते हुए बताया कि इस बार भी उन्होंने केवल छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका विचारधारा वाली लड़ाई है, इसलिए वह चुनाव में डटकर लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सर, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें 2 पॉइंट गोरखालैंड के अलावा गोरखाओं के विषय के राजनीतिक समाधान पे उन्होंने जोर देकर लिखा है। क्या आपका रिएक्शन रहेगा? जी, वो पहली बात तो 11 जो गोरखा कम्युनिटी माने जात है जी, उनको शेड्यूल ट्राइब करने की बात कही है उन्होंने। जी जी, लेकिन ये सीधा सीधी माने गोरखाओं के आंख में धूल झोंकना जैसा है, क्योंकि 2016 9 अप्रैल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगरकट्टा आकर के इन 11 जातियों को हम जनजाति की दर्जा दे रहे हैं, टेबल पर मेरी कागज तैयार है और इस पर जल्द से जल्द सिग्नेचर हो जाएगा, ऐसे बोले थे। जी जी, लेकिन हुआ नहीं। इसके बाद जब हमने आरटीआई फाइल किया 2018 में कि ये 11 जनजातियों का क्या हो रहा है, आप जरा बताइए, तो डिटेल जो आया वो देखकर तो हम माने चौंक गए, क्योंकि उसमें क्या लिखा है कि 1965 में जो पहली बार जनजाति बनाने की जो मापदंड है, उस मापदंड को तैयार किया गया। उसके तहत कितने जनजाति बन गए। 2003 में उस पर थोड़ी सुधार आई, अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत और कुछ लोग जनजाति बन गए। लेकिन जब गोरखाओं की 11 जात की जनजातियों के लिए आवेदन पड़ी तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखा भारत सरकार को कि जो 30 एप्लीकेशन पड़े हैं, 29 में एक गोरखाओं के 11 जनजाति की और 29 और भी लोग हैं, तो उन एप्लीकेशन को अगर हम अंतर्भुक्त करना चाहें तो एग्जिस्टिंग जो वर्तमान जो मापदंड है उसके तहत ये लोग नहीं आ सकते। इनके लिए इसके अलावा सर, ये तो पेचीदगी काफी गहरी बात है। इसके अलावा नेशनल गोरखालैंड कमेटी के जनरल गुरु जो उनके चेयरमैन हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने आपसे मुलाकात की, तो उनसे बात किया वीर गोरखा वेब टीवी ने, तो उन्होंने ये हमें बताया, ये उन्होंने आपके से मुलाकात करने के दौरान का वाकया बताया कि आपने उनसे कहा था कि आप प्रतीक्षा कर रहे कि यदि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में कुछ अच्छा लिखे तो कुछ हम भी अच्छा कर सकते हैं। इस बारे में थोड़ी सर अपने तरफ से कुछ जानकारी देंगे? नहीं, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। 2014 में जब ये 11 जातियों की सिफारिश पहुंची राज्य सरकार से केंद्र के पास, तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने भारत सरकार को लिखा कि इनको हम अंतर्भुक्त नहीं कर सकते, इसके लिए जो 2003 की मापदंड है उसमें सुधार, अमेंडमेंट आना चाहिए। लेकिन उसकी जवाब आज 2019 तक नहीं आई है। इसका मतलब है कि अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो कैसे 11 जात को जनजाति मिलेगी? तो सीधा सीधी प्रधानमंत्री या मैनिफेस्टो झूठ बोल रही है। इसके अलावा दार्जिलिंग पहाड़, सिलगुड़ी, तराई, डुवर्स, यहाँ पे स्थायी राजनीति समाधान जो कहा है उन्होंने, एक बार फिर मैं बताऊं, स्थायी राजनीतिक समाधान, इस बारे में आपका क्या फोकस है, क्या कहना है? ये कुछ नहीं है, ये जुमलेबाजी है। जो 2009 और 2014 की मैनिफेस्टो में लिखी गई थी उसी को थोड़ा शब्द इधर उधर करके वही चीज लिखा हुआ है, इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। क्योंकि 2009 में क्या कहा था, हम गोरखाओं की पुरानी मांग जो दार्जिलिंग तराई डुवर्स में रहते हैं उनकी पुरानी मांग को हम संवेदना के साथ देखेंगे और जो उचित हो वो कार्यवाही करेंगे। 10 साल तो गुजर गए, 2014 में भी वही माने मैनिफेस्टो में दोहराया गया कि माने संवेदना के साथ देखेंगे और उचित निर्णय लेंगे। तो 10 साल इनकी संवेदना कहाँ गई
कोई उचित निर्णय नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या उचित निर्णय किया? पहले राजस्थान से ला रहे थे उम्मीदवार को, उसके बाद पंजाब से ले आए, अब मणिपुर से उम्मीदवार ले आए। ये तो हमारे लिए अपमानजनक बात है कि बीजेपी नहीं समझती कि दार्जिलिंग में कोई ऐसा बंदा है जो अपनी इलाके को प्रतिनिधित्व कर सकता है। लेकिन तुम्हारी मांग रहती थी कि कोई गोरखाली कैंडिडेट भी हो तो चले। नहीं, ऐसा नहीं था। जो भूमिपुत्र हो, जो वहीं का जन्मा हुआ आदमी हो, तभी तो उसको पता होगा कि कहाँ दर्द हो रहा है। उसको सब कुछ वो खुद भुगता होगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि कहाँ पर है प्रॉब्लम। ये कहाँ से आ गया? एक मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट को भेज दिया, इसकी पॉलिटिक्स की कोई जानकारी नहीं है। अगर भूमिपुत्र की बात करें, भूमिपुत्र की अगर बात करते हैं तो अमर सिंह राय जो तृणमूल कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, वह भी अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं कि वह भूमिपुत्र है। नहीं, बेशक वो भूमिपुत्र है, लेकिन उनकी दल क्या है? उनकी दल जो है, वो दल तो राज्य सरकार की दल है, और राज्य सरकार की अड़ान तो एक ही बार मैंने एकदम स्पष्ट है कि वो तो पहले ही कह चुकी है कि बंगाल का विभाजन या नया राज्य का क्रिएशन वो शरीर में आखिरी बूंद रक्त रहने तक इसकी विरोध करेगी। तो अमर सिंह राय क्या खाक जन आकांक्षा के बारे में बोल पाएगा? तो वो तो भूमिपुत्र होने के बावजूद हम उसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले काफी भूमिपुत्र गए, कांग्रेस से गए, कम्युनिस्ट से चार भूमिपुत्र गए, क्योंकि उनकी हाईकमांड नवान्ना में थी, कलकत्ता में थी, तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो हम भूमिपुत्र के बारे में जो बोलते हैं, तो ये सिर्फ यहाँ जन्मा हुआ आदमी नहीं, लेकिन आंचलिक दल से अगर कोई जाएगा जिसका हाईकमांड न कलकत्ता में हो न दिल्ली में हो, तो वही इंडिपेंडेंटली कुछ डिसाइड कर पाएगा यहाँ की जनता के लिए। सर, नेशनल गोरखालैंड कमेटी के साथ आपकी बातचीत हुई, इस बारे में मीडिया में कम रिपोर्ट्स है, तो इस बारे में आप थोड़ी सी हमारे जो व्यूवर्स है उनको कुछ बताएंगे कि ये इनफॉर्मल बात है। ये इनफॉर्मल बात है। वो लोग मुझे बीजेपी को सपोर्ट करो बोल करके आए थे, और जो मैंने तर्क रखी, मैंने उनको कहा, स्पष्ट रूप में कहा, ठीक है, मैं तब सपोर्ट कर सकता हूं जब बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में लिखे कि गोरखालैंड नहीं देंगे, संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, या तो लिखे कि गोरखालैंड देंगे हम, या लिखे वो संभव नहीं है, हम 371 देंगे आर्टिकल, या लिखे कि हम यूनियन टेरिटोरी स्टेटस देंगे दार्जिलिंग को। अब कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ये आश्वासन तो 10 साल से में मिल रहा है। तो मैंने एनजीसी के जो प्रेसिडेंट थे जनरल शक्ति गुरुंग, उनको आज भी चिट्ठी लिखा, मैंने मैसेज किया, जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर छेत्री आपकी जो मांग है वो तो मानी गई है, तो अब आप अपना समर्थन दे दीजिए। तो मैंने कहा कहाँ मानी गई है, आप क्या देख रहे हैं? ये आश्वासन तो हमें 10 साल से मिल रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम इतना मूर्ख नहीं है, कुछ दिया नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया है। तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब एनजीसी क्या है? एनजीसी एक नेशनल बोलने से कुछ चलेगा? उस नेशनल में यहाँ के कौन है? दार्जिलिंग से कौन है? और उस नेशनल में कोई रेगुलर पॉलिटिशियन है नहीं, वो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। एवं पूर्व विधायक त्रिलोकचंद देवान भी एक उनमें अच्छी भूमिका रखते हैं नेशनल गोरखा। नहीं, वो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनको, वो सब ठीक है, लेकिन जब एनजीसी नेशनल गोरखा माने कमिटी जो एक कंसेंसस डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं ला पाया, जब उन्होंने देखा कि विमल पंथी मोर्चा भी बीजेपी के साथ है और अब जेएनएलएफ भी जाकर बीजेपी के साथ हो गया, तो उनको लगा कि उनकी जो माने प्रोजेक्ट थी वो सफल हो गई। ये तो नहीं है, और इतने सारे पार्टी जो बाहर बैठे हुए हैं, और उसमें से कुछ पार्टी अगर बीजेपी के साथ जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये यहाँ के लोकल पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस तो नहीं है ना। सर, मेरे को वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम में कई लोग मेल करते हैं, कई लोग मैसेजेस करते हैं कि आपकी कभी भी डॉक्टर हर्क बहादुर छेत्री जी से बात होती है तो उनसे ये प्रश्न हमारी तरफ से कीजिएगा। वो प्रश्न आपके सामने रखता हूं सर, मैं रखिए। वो प्रश्न ये है कि आपकी वास्तविक लड़ाई किसके खिलाफ है? मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई पहाड़ तराई के आदमी के पक्ष में है। जो उनके खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है। अब बीजेपी को देखिए, 10 साल हमारा यूं ही नष्ट कर दिया, कुछ दिया नहीं, तो उनके खिलाफ है। अब टीएमसी को देखिए, ये बोलता है कि मैंने आखिरी बूंद रक्त रहने तक हम इसका विरोध करेंगे, इनके खिलाफ है। तो मेरी लड़ाई ऐसे किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन सब के खिलाफ है
जो गोरखाओं के खिलाफ है या यहाँ के जनता के खिलाफ है या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं रिप्रेजेंट करने की बात कर रहा हूं उसके खिलाफ जो है वो मैं उन सब के खिलाफ हूं। सर, गोरखा वोटर के अलावा बहुत बड़ी तादाद नॉन गोरखाओं की भी है और आप काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में काफी विकास के काम करते आए हैं। आपको लगता है कि जो नॉन गोरखा जो वोटर्स है अब की बार तृणमूल काफी अच्छी तरह से उनको होल्ड कर पाई है? जो उन्होंने जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें वोटिंग परसेंटेज तृणमूल कांग्रेस का काफी ज्यादा रहा। जी नहीं वो ठीक है, लेकिन आज अभी मैं सिलीगुड़ी में मैंने समतल में मीटिंग करके लौट रहा हूँ, काफी बढ़िया रेस्पॉन्स मिला मुझको। वो लोग आकर मुझे कह रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल से कोई माने बढ़िया आदमी अभी तक नहीं गया, नॉर्थ बंगाल की कोई प्रॉब्लम लोकसभा तो छोड़िए विधानसभा में नहीं उठाई गई, अब लोकसभा में क्या ये लोग खाक उठाएंगे नॉर्थ बंगाल की प्रोग्राम? आप स्वयं विधायक रह चुके हैं, आप स्वयं विधायक रह चुके हैं नॉर्थ बंगाल के कालिम्पोंग जगह से, आप कहें कि विधानसभा में भी बात नहीं उठाई गई? मैंने किस बारे में बात नहीं उठाई गई? आप अभी कह रहे हैं कि इस जगह इस इलाके की बात विधानसभा तक में नहीं उठाई गई क्योंकि आप मैं नॉर्थ बंगाल की बात कर रहा हूँ। कालिम्पोंग की अगर आप बात करें तो मुझे मौका मिला, 70 साल हुआ देश स्वाधीन हुए, इस 70 साल में दार्जिलिंग इलाके से जितने एमपी एमएलए गए उन्होंने जो कुछ किया उनके तुलना में 5 साल में मैंने जो किया वो कई ज्यादा है, क्योंकि कालिम्पोंग एक सब डिवीजन था, मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने मेरी कारण से। जी, और ये क्रेडिट आप लेंगे? जी ये क्रेडिट आप लेंगे? जरा रिपीट कीजिए। तो ये क्रेडिट आप लेना चाहेंगे? एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि हमने किया, हमारे लोगों ने किया। डेफिनेटली वो कहेगी और मैं उसको मानता भी हूं, लेकिन 2011 से 15 तक मैं इसके पीछे रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री ने वो डिक्लेयर किया, घोषणा किया, उन्होंने ये भी कहा कि हरका बहादुर छेत्री ने भी ये कहा था मेरा नाम लेकर के बोलिए, और उस वक्त का फ्रंटलाइन देखिए, टेलीग्राफ देखिए, सब में मेरा नाम लिखा हुआ है कि हरका बहादुर छेत्री जो कर रहा है अब ये डिस्ट्रिक्ट होने वाला है उसके बदौलत, ये लिखा हुआ है। अब फ्रंटलाइन देखिए, मैंने फ्रंटलाइन की उस वक्त की मुझे अभी एग्जैक्टली वो कौन सी इश्यू मालूम नहीं है, लेकिन मेरा एक 1 पेज उस विषय पर छपा हुआ है फ्रंटलाइन में। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर हर्क बहादुर जी, आपने अपना बिल्कुल टाइट शेड्यूल से वीर गोरखा वेब टीवी के लिए समय निकाला और कई बातें उठ रही थी इस समय, तो उनको काफी हद तक आपने अपने जवाब देकर काफी हद तक उनको संतुष्ट किया होगा। आपको काफी शुभकामनाएं, आप अच्छी तरह से काम कीजिए एवं आपको जनता आपके विकास कामों के लिए आपको आगे बढ़ाए, आपको वोट दे। इसी बात में बहुत धन्यवाद, समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जी।